सर, मगरी बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो नया बिल के साथ हैं, बिल लागू नहीं होने देंगे। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सामने आई है, लेकिन ममता बनर्जी के अल्फाजों में कहीं साफ तरीके से मुझे नहीं मिला है जहां वो कह रही है कि ये बिल को वो बंगाल में लागू नहीं करेगी। उन्होंने ये कहा है कि इस बिल के तहत क्या नुकसान होगा उसका वो जायज़ा लेंगे और अक़लियत समाज के पक्ष में वो खड़ी है, लेकिन ये कानून को वो लागू नहीं करेंगे, ये कानून को वो मानती नहीं है, ये साफ अल्फाजों में मुझे कहीं नहीं दिखने को मिला। महावीर जयंती में एक प्रोग्राम में उन्होंने मंच में खड़ा होकर के हमदर्दी जताई है, लेकिन बिल के मुखालफत या बिल को बंगाल में वो लागू नहीं करेंगी, इसका ना कोई सरकारी ऑर्डर निकला है, ना पश्चिम बंगाल असेंबली में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है, ना कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने साफ तरीके से साफ अल्फाजों में ये बात कही हो, वो मेरे सामने नहीं आया है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बात कह रही है, मैं टीएमसी पार्टी के तरफ से, जैसे हमारी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पॉलिट ब्यूरो की तरफ से साफ एक प्रेस ब्रीफिंग दी है, उस तरीके से टीएमसी पार्टी को इस मुद्दे पर एक साफ ब्रीफिंग देनी चाहिए। और सरकार अगर ये लागू नहीं करने का मंशा बना ली है, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, तो सरकारी विज्ञप्ति के रूप में एक सरकारी ऑर्डर के तरफ से, चाहे वो विधानसभा का रेजोल्यूशन हो या गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का प्रशासन का जो डिसीजन है, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री खुद एक गवर्नमेंट ऑर्डर इस दिशा में निकाले, नहीं तो ये बात मुंह बोली बात रह जाएगी और बुनियादी स्तर पर इसका कोई मुल्क की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो अपने ही वतन में तीसरे दर्जा के शहरी बन के रह गए हैं। जी हाँ, तीसरे दर्जा का शहरी इसलिए क्योंकि इन पर जो अब कानून नाफिज। नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क टीवी, मैं मोहम्मद शमीम हुसैन। आज जो मुल्क का हालात है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आने के बाद आप समझ सकते हैं कि क्या मामला चल रहा है। इस वक्त मैं एक ऐसे फाल शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जो न सिर्फ पॉलिटिकल लीडर हैं बल्कि वो एक जाने माने सामाजिक खिदमतकार भी हैं, डॉक्टर फवाद हलीम। सर, आपका मेरे चैनल में इस्तकबाल है। इस पुरासूब माहौल में सर, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल एक्चुअल में नाफिज कर दिया गया है, माहौल मुल्क का बहुत ही ख़राब है, जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। ये एक्ट कितना असंवैधानिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस पार्टी की मुहिम थी, वन नेशन वन वोट, वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह, उन्होंने अपने बुनियादी सोच से हट करके वो लोग वन नेशन वन लॉ फॉर ऑल रिलीजियस ट्रस्ट एंड प्रॉपर्टीज़, वहाँ से हट करके एक अमेंडमेंट उन्होंने लाया। तो पहली बात तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मंशा है, जो मुहिम को वो लोग सामने रख करके आंदोलन कर रहे थे, सरकारी व्यवस्था में संवैधानिक बदलाव लाने की जो सोच रखते थे, वहाँ से वो हट करके वक्फ के सिलसिले में उन्होंने एक अलग अमेंडमेंट लाया है। तो उनका जो पॉलिटिकल जो पोजीशन है, ये पॉलिटिकल पोजीशन से वो लोग हट चुके हैं। तो ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी, उनकी जो बुनियादी जो नज़रियाती जो सोच है कि तमाम हिंदुस्तान के, चाहे वो हिंदू ट्रस्ट हो, मंदिर का ट्रस्ट हो, गुरुद्वारा या सिखों का ट्रस्ट हो, या ईसाइयों का चर्च या उनके जो ट्रस्ट हो, और मुसलमानों का जो मस्जिद और मदरसा है और उनके जो ट्रस्ट हो, इनके हवाले से उनको एक कानून बनाने की जो उनकी जो सोच है, वहाँ से वो लोग हट चुके हैं। तो ये एक बड़ी बात है। वो लोग इसलिए हटे हैं क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो ध्रुवीकरण है, जो मज़हब के बुनियाद पर जो सियासत होती है, उस सियासत को वो लोग बढ़ावा देना चाहते हैं और उसको हवा देना चाहते हैं, ताकि दो कौमों में इख्तिलाफात हो और मार दंगा राइट वगैरह हो। तो यहाँ से ये बात समझनी चाहिए कि उनकी साजिश क्या है।
कि इतने अहम जो उनका मुद्दा है, नज़रियाती सोच है, वहाँ से वो हट करके जो कदम उठा रहे हैं, ये सारा मुल्क को जायज़ा लेना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनकी मंशा और उनकी साजिश क्या है। साजिश ये है कि जो बुनियादी सवाल है, जैसे तेल का दाम बढ़ रहा है, जैसे आम बाज़ार में महंगाई फैल रही है, जिस तरीके से नौकरी होनी चाहिए सारे हिंदुस्तान के पैमाने पर नहीं बन रही है, जिस तरीके से किसान को अपना फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, ये जो बुनियादी सवाल है, मज़दूर को अपना मजदूरी का हक मिलना चाहिए, ये जो तमाम जो बुनियादी सवाल है, ये बुनियादी सवालों से इस तरीके से एक माहौल बनाई जाए ताकि लोग अपना नज़र घुमा ले और वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। ये सियासी जो पहल है, इस सियासी पहल को शिकस्त देनी है और शिकस्त देने के लिए पहली बात समझना पड़ेगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सर, ये बुनियादी मुल्क के बुनियादी ढांचे पर कितना बड़ा हमला है ये? देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अभी जो उनका हाल ही में जो चुनाव में जो वो पीछे हुए हैं, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी जो उनका था मरकज़ में, वहाँ से वो लोग पीछे हट करके अभी वो लोग अपने जो एनडीए पार्टनर्स के बैसाखी पर खड़ा होकर सरकार बनाई है, ये उनको समझ में आ रही है कि आस्ते आस्ते ज़मीन के नीचे से उनका पाँव खिसक रहा है और उन्हें अगर ध्रुवीकरण का राजनीति जो है, जो सांप्रदायिक राजनीति को अगर हवा न दे, उसको बढ़ावा न दे, हिंदू मुसलमानों में जो समस्या है उस समस्या को अगर वो लोग हवा न दे, तो उनका जो भी थोड़ा सा समर्थन है वो आस्ते आस्ते लोगों का जो रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी में जो मुश्किलात वो लोग फेस कर रहे हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें आने वाले दिनों में काफ़ी भारी मात्रा में उनको हार होने वाली है। तो इसलिए वो लोग जो सांप्रदायिक राजनीति इसको हवा दे रही है और वक्फ अमेंडमेंट का जो कानून है इसको वो लोग हथियार बनाए हैं और ये हथियार उस वक्त ही कामयाब होगा जब इसके तहत वो लोग सारे हिंदुस्तान में दंगा लगाने या इख्तिलाफ जो है, जो मुश्किलात है, वो मुश्किलात वो लोग सामने ले आए। तो अगर उनको शिकस्त देनी है तो उनका जो ये जो सजाया हुआ जो फंदा है, उस फंदा में पाँव नहीं रखनी चाहिए, समझनी चाहिए, कानूनी तौर पर इसके मुखालफत करनी चाहिए, इसको लोकसभा में, विधानसभा में, जहाँ जहाँ मौका है इसको सही तरीके से उठानी चाहिए और रास्ता में उतर के सम्मान के साथ, शांति के साथ एहतजाज करना चाहिए। सर, मुल्क में एक दस्तूर है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है। आपको क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में जो मामला 16 तारीख को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, आप इससे कितना उम्मीद है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस तरह की राय दे सकते हैं, क्योंकि वो कानून तो नहीं तोड़ सकते हैं? देखिए, दो चीज़ ये है कि वक्फ अमेंडमेंट जो लाया गया है इसको जुडिशल स्क्रूटनी में देनी चाहिए। हमारा यहाँ रिवाज ये रहा है कि हमारे संसद में, जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होनी चाहिए, वो है पार्लियामेंट के अंतर्गत जिस तरीके से कानून बनाई जाती है उसका एक ड्यू प्रोसेस होता है, वो ड्यू प्रोसेस को मुकम्मल करके कानून बनानी चाहिए। और दूसरी बात है, कानून अगर बन गई है तो इस कानून को बनाने में जो लोग मौजूद थे और जो लोग वहाँ पे एब्सेंट थे, ये दो ही दल शख्सियातों का लेकिन इस कानून को बनाने में एक अहम किरदार है। आपको समझना पड़ेगा कि जब आप फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में एब्सेंट रह रहे हैं, आप फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में एब्सटेन कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं, तो भी लेकिन आप इस कानून के पक्ष में अपना राय, अपना मत दिए हैं। जो लोग सियासी तौर पर इसके पक्ष में हैं वो लोग तो जिम्मेदार है ही, लेकिन जो लोग चुप्पी साधे हुए हैं और अपना अहम समर्थन सीधे तरीके से नहीं दे करके घुमा करके समर्थन दिए हैं, एब्सेंट और एब्सटेन करके, इनके भी साजिश में शामिल होने की आने वाले दिनों में सर। और सुप्रीम कोर्ट में ये कानून बनी है, 2 हफ्ते के अंदर में हियरिंग होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट को ये वक्त देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ले, जो दलीलें पेश की जाएंगी वो दलील सही तरीके से पेश होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की राय के पहले
ऐसे कोई माहौल हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए जिसके तहत जो अहम जो उनका लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, ध्रुवीकरण का जो लक्ष्य है, समाज को बांटने का जो लक्ष्य है, वो मुकम्मल हो जाए। सर, इस वक्त मुल्क में मुसलमानों को इस बिल के नाफिज होने के बाद कितना नुकसान या कितना खतरा बढ़ गया है? देखिए, दो चीज़ है। एक है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि बिल का जो बुनियादी स्तर पर जो नुकसान होना है उसे छोड़ करके सियासी स्तर पर मुसलमानों का नुकसान हो, संगठित रूप में कौम को नुकसान हो, और उस काम को अंजाम देने के लिए वो लोग बहुत ही सोच समझ करके अपना षड्यंत्र रचा करके, साजिश रचा करके वो लोग अलग अलग जगह फंदा फेंक रहे हैं, और कई एक जगह में उस फंदे में अक़लियत समाज के लोग फंस जा रहे हैं। तो ये उनका मेजर एजेंडा है। माइनर एजेंडा ये है कि वक्फ अमेंडमेंट के बाद काफ़ी कुछ मुश्किलात होने वाली है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान में हमारा संविधान हक देता है हर एक कौम को अपने जो ट्रस्ट है, अपने जो प्रॉपर्टीज़ है, उसको सही तरीके से चलाए। सही तरीके से चलाने का मतलब है कि कौम के जो लोग हैं वही ट्रस्ट के मेंबर हो, वही सिद्धांत ले, वही इसके डिसीजन ले, वही इस ट्रस्ट को फॉर्म करे, और उसमें जो सुधार के जो ज़रूरतें हैं उस सुधार की ज़रूरतें को पूरे करने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में दो तरीके से देखने चाहिए। एक है सियासी तौर पर जो नुकसान होना है, और दूसरा है जो अमेंडमेंट के तहत जो नुकसान आना है। मैं समझता हूँ सियासी नुकसान जो है, साजिश जो है, ये बड़ा नुकसान है। इसको अहमियत से गौर फरमाना चाहिए, और उस साजिश कामयाब न हो उसके तरफ तमाम लोगों को सोची समझी तरीके से बढ़नी चाहिए, और अमेंडमेंट के तहत जो नुकसान होना है उसका जायज़ा ले करके वो नुकसान कैसे कम की जाए, सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज और दलील हाजिर करके उसको बदलने की जो कोशिश है उसे पूरी की जाए। सर, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को लाना क्या गैर आइनी दस्तूर नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो अमेंडमेंट जो आई है, ये अमेंडमेंट का लक्ष्य है कि समाज को अस्थिर कर देना, और समाज को अस्थिर कर देने के लिए जो मुद्दे अमेंडमेंट एक्ट में लाए गए हैं उसमें एक अहम मुद्दा ये है कि जो लोग इस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं इसके बाहर के लोगों को इस ट्रस्टी बोर्ड में लाया जाए। दूसरी बात है कि जो प्रशासन के लोग हैं उन्हें इस बोर्ड में मौका दिया जाए, ज़िला प्रशासन हो या राज्य प्रशासन हो। ये जो काम है, ये काम का उद्देश्य ये नहीं है कि ये प्रॉपर्टी सही तरीके से चले। इससे बड़ी बात ये है कि समाज को वर्गलाया जाए, समाज को उत्तेजित किया जाए, और समाज में एक अफरा तफरी फैलाया जाए, जिसके तहत जो बुनियादी साजिश है वो एक झगड़ा शुरू हो, एक मारपीट शुरू हो और दंगा लगे। ये जो साजिश है, ये साजिश मुकम्मल न हो, इसके तहत हमें नज़र रखनी चाहिए। बुनियादी सवाल ये है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी या कोई भी मज़हब का हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, उनके संस्थान को ऊपर में जो लोग वहाँ पर बोर्ड फॉर्म करेंगे, जो लोग अपने वहाँ पर डिसीजन लेंगे, उनको किस तरीके से लाया जाए, कौम के अंदर से लाया जाए, ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के संविधान स्पष्ट कर चुकी है। और जिस तरीके से चले आ रहा है आज़ादी के बाद, उसी पहल को आगे बढ़ाना चाहिए, उसी पहल को बरकरार रखना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है। सर, कुछ सरकारी लीडरों ने, ख़ास तौर से जो मुसलमानों के हमदर्द कहलाती है, उसने मुसलमानों को ऐन वक्त पर धोखा दिया और अपना वोटिंग बीजेपी के खाते में डाला, यानी अपोज नहीं किया इस बिल का। ऐसे पार्टियों के बाद अब मुसलमान किस पर भरोसा करें और कैसे भरोसा करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई या बौद्ध हो, जैन हो, उसे अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, और हिंदुस्तान का जो संविधान है उस संविधान पर भरोसा करना चाहिए। और इसके बाद उन्हें सोच और समझ के बुनियाद पर तय करना पड़ेगा कि जो सियासी पार्टी की कहनी और कथनी में जो फ़र्क है, बोलने में और करने में जो फ़र्क है, उन्हें पहचाने, उन्हें चिन्हित करे
और जो लोग इस साजिश में अव्वल दर्जा हासिल किए हैं सीधा समर्थन करने का, और दूसरा दर्जा में जो लोग पीछे की तरफ से बैकडोर से जो समर्थन किए, जो लोकसभा में हाजिर थे लेकिन वोट नहीं दिए, जो लोग लोकसभा पहुंच नहीं पाए इस अहम बिल में। हमने आगे देखा कि मुस्लिम ट्रिपल तलाक बिल में 1/3 जो एमपी थे तृणमूल पार्टी के, वो लोग वोट देने नहीं पहुंचे। तो इन लोगों को बार बार ये जो घट रहा है इसको पहचाननी चाहिए और इसे सीधी तरीके से समझ लेना चाहिए कि जो बिहेवियर बार बार हो जाए, भूल एक बार होता है लेकिन दूसरा बार तीसरा बार अगर हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि ये एक डिसीजन है, ये सिर्फ महज एक एक्सीडेंटल भूल जो जिसको कहते हैं, गलती हो जाती लोगों से, लेकिन बार बार होने से उसे आप गलती बोल करके छोड़ना मुनासिब नहीं है। इसका सियासी विश्लेषण करना चाहिए, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहिए, और जो लोग इस साजिश में सीधे तरीके से और घूर रास्ता से समर्थन दे रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी आपको ये करनी चाहिए, दंड देनी चाहिए। सर, देखा गया है कि डायमंड हार्बर के एमपी जो थे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि महुआ मोइत्रा जो हैं उन्होंने याचिका दायर की है इस बिल के खिलाफ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो तृणमूल कांग्रेस को साफ करनी चाहिए पार्टी के तौर पर कि उनके तरफ से कितने एमपी हाजिर थे और कितने एमपी वोट पक्ष में दिए और कितने एमपी वोट से एब्सटेन किए। इसके साथ ये भी खुलासा करनी चाहिए कि कितने एमपी उस दिन लोकसभा में हाजिर थे लेकिन वोटिंग नहीं किए। ये तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है आवाम के सामने इसका खुलासा करने का। और दूसरी बात आपको समझनी पड़ेगी कि महुआ मोइत्रो ने जो याचिका दायर की है, उस महुआ मोइत्रो के खिलाफ कल्याण बनर्जी जो लीडर ऑफ द लोकसभा तृणमूल के हैं, उन्होंने एकदम सबसे कड़ी भाषा में निंदा की है इस वक्फ मामले पर। तो आपको समझना पड़ेगा कि तृणमूल कांग्रेस का जो दोहरा नीति है वो सामने आ रहा है कि एक एमपी याचिका दायर कर रही है और दूसरा एमपी उसके ऊपर में आक्रमण कर रहा है, उसके ऊपर धावा बोल रहा है इस मामले में। तो तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी जो समस्या है वो अंदरूनी समस्या लेकिन सियासी रूप पकड़ लिया है कि वक्फ के मामले में कुछ लोग पक्ष में है, कुछ लोग विपक्ष में है। इसका खुलासा तृणमूल कांग्रेस को करनी चाहिए और आवाम के सामने में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग विपक्ष में है, कुछ लोग एब्सटेन किए हैं और कुछ लोग कोर्ट केस कर रहे हैं, और जो लोग कोर्ट केस कर रहे हैं उनके ऊपर में कुछ लोग एकदम कड़ी भाषा से निंदा कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल इस कड़ी का, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को देखते हुए अब मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर और नॉन पॉलिटिकल लीडर, ख़ास तौर से जमात उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल है, इन लोगों को किस तरह से स्टैंड अपनाना चाहिए जिससे ये बिल जो है इस पर रुकावट लगाया जा सके? देखिए, हर एक संगठन का अपना एक पोजीशन होती है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान एक जमहूरी समाज है। इस जमहूरी समाज में तमाम इदारों का एक हक बनता है कि वो लोग अपने अलग अलग मुद्दों पर अपना पोजीशन जाहिर करें। हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि अभी जो नाजुक सूरत हाल है सारे हिंदुस्तान में, हर एक कदम को सोच समझ करके उठानी चाहिए। साजिश वक्फ अमेंडमेंट के तहत जो वक्फ के संपत्ति है उसको जिस तरीके से मुसलमान कौम से अलग करने की जो कोशिश है, वो साजिश के से बड़ा साजिश ये है कि समाज को किस तरीके से बांटा जाए। और समाज को बांटने की जो साजिश है, इस बिल को सामने रख करके जो दक्षिणपंथी हिंदुत्व ताकतें जो हिंदुस्तान में फैला रही है, उस साजिश को मुकाबला करने के लिए तमाम इदारों को, ज़्यादातर अक़लियत समाज के जो इदारे हैं, उनको बहुत संजीदगी से सोच करके अपना पाँव फेंकना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में वक्फ अमेंडमेंट को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी अक़लियत समाज के ऊपर में और भी आक्रमण करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बिल सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी सामने रख करके उसमें महदूद रह जाएगी, मैं नहीं समझता हूँ। बड़ी साजिश को समझना है, जिसका एक हिस्सा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है। सर, यूपी के मुसलमान या यूँ कहें कि जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत है वहाँ मुसलमान बहुत परेशान और बेचैन है। कभी मस्जिद पर झंडा लहरा दिया जा रहा है, कभी मस्जिद को ही मस्मार कर दिया जा रहा है, मज़ार पर या फिर मकबरे पर इस तरह का जो हरकतें की जा रही है, इससे मुसलमान में बहुत इस्तराब है, बहुत बेचैनी है, मुसलमान बहुत परेशान है। तो ऐसे में होम मिनिस्टर को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्रशासन का पास सीधा सिग्नल है कि अक़लियत समाज के ऊपर में दबाव बढ़ाए और अक्सरियत समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हो उनको ये समझाया जाए कि अक़लियत समाज के लोग, वो लोग हिंदुस्तान में तमाम जो फ़ायदे हैं, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसको वो लोग बटोर करके ले जा रहे हैं। अगर इनको दबाया जाए तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। ये जो साजिश है, जहाँ गरीब आदमी को गरीब आदमी से लड़ाया जा रहा है, इस साजिश को समझ करके इसके मुकाबला करना चाहिए। और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और प्रशासन उनके नेतृत्व में ये साजिश में एक अहम किरदार अदा कर रही है। तो उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन है आम जनता से। जो गरीब आदमी है, जो मेहनत करने वाला आदमी है, वो ये समझे कि मेहनत कश जब तक बटेंगे तो समाज में सरमायादार का राज रहेगा। मेहनत कश जब एक हो जाएंगे, मेहनत करने वाला किसान जो फसल उगाता है वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। कारखाना में जब मजदूर काम करता है, उसका पसीना मुसलमान का पसीना और हिंदू का पसीना अलग नहीं होता है। लेकिन समाज में मज़हब को सामने रख करके इनमें जो बंटवारा की जा रही है, वो समाज के ऊपर तबके के जो लोग हैं, 1% लोग हैं, वो लोग समाज पर अपना जो हुकूमत है वो हुकूमत कायम कर रही है। जब ये पलट जाएगी, जब लोग समझ जाएंगे कि पसीना में कोई फ़र्क नहीं होता है, अनाज में कोई फ़र्क नहीं होता है, मजदूरी में कोई फ़र्क नहीं होता है, तब जा कर के सरमायादारों पर जो मेहनत कशों का है उनका सरकार बनेगी, उनकी हुकूमत बनेगी, उनका वर्चस्व सामने आएगा। उसी आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए मज़हब को हथियार के तरीके से इस्तेमाल की जा रही है। और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये मजहबी जो मुद्दा है उसको सामने रख करके आम आवाम को वर्गलाया जा रहा है। इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और प्रशासन साजिश में सिर्फ शामिल नहीं है, वो लोग इसी के लिए जिम्मेदार हैं। पूरे मुल्क के नौजवानों को इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे कि वो पुरअमन तरीके से जलसा जुलूस में हिस्सा ले, धरना और प्रदर्शन करें? मैं समझता हूँ कि साजिश ये है कि गंदगोल फैलाया जाए, और गंदगोल फैलाने के लिए जो जो चीज़ ज़रूरत है वो चीज़ अगर आप न करें तो साजिश फेल कर जाएगी, साजिश मुकम्मल नहीं होगी। और साजिश को अगर हराना है तो एहतजाज करे, मर्यादा के साथ एहतजाज करे, सब धर्मों को सम्मान देते हुए एहतजाज करे, अपना हक के लिए रास्ता में उतरे, अपने हक के लिए आप कोर्ट में जाए, लेकिन मर्यादा के साथ करें, ताकि जो साजिश है कि गंदगोल बढ़े, दंगा बढ़े, वो पूरा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।